दो जगह मेंशन है, एक खुद न्यायपालिका वर्ड लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ये दो बातें लिखी गई हैं, एक न्यायपालिका, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, अलग से लिखा गया है सिलेबस में। अब 1 मिनट में लूंगा। मैंने पिछली बार आपको ऐसे गवर्नमेंट के बारे में बताया था, सरकार व्हाट इज, मतलब असल में सरकार होती क्या है। तो पिछली बार अपन ने बात करी कि कितने मैंने ऑर्गन बताए, इसके 3 ऑर्गन बताए। कौन कौन से? एक व्यवस्थापिका बताया था, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। ये पिछली बार अपने बात करी और फिर इसका फर्दर अपने डिवीजन भी कर लिया था, उस पर जाने की भी जरूरत नहीं है। सरकार का एक अंग है न्यायपालिका और वो आपके सिलेबस में लिखा गया है। असल में आपके सिलेबस में देखें तो विधायिका भी लिखा हुआ है, कार्यपालिका भी लिखा हुआ है और न्यायपालिका भी लिखा हुआ है। इसके अलावा संविधान की विशेषता लिखा गया है। सिलेबस तो इतना ही है सही में। इसका मतलब वो असल में आपसे किसके बारे में जानना चाहते हैं? सरकार के बारे में। बात समझ में आ गई? इसमें से एक पार्ट कार्यपालिका वाला अपन ने पिछली बार प्रेसिडेंट पर बात कर ली थी। राष्ट्रपति को भी इन्होंने 2 जगह मेंशन किया, मतलब 2 जगह, मतलब 2 कैटेगरी बनाई है। एक तो राष्ट्रपति का चुनाव और दूसरा राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो, और शक्ति भी कौन सी? आपातकालीन शक्ति, जो अपन ने बात कर ली पिछली बार। तो आज अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में भी सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अब देखिए, तो अगर अपन सीधा न्यायपालिका पर चलें तो मैं आपको बता देता हूँ 2 बातें। भाई आप जिस लेवल पे हैं, आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि न्यायपालिका मतलब न्याय देने वाली कोई एक इंस्टीट्यूट है जो कि सरकार का क्या है? अंग है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, विच प्रोवाइड जस्टिस, न्याय प्रदान करता है। भारत में अगर न्यायपालिका की बात करें तो वो एकीकृत है। बहुत बेसिक से अपन समझते हैं भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। इसको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब पिरामिड नुमा है, ऐसा समझ लीजिए। ये एक ट्रायंगल शेप में, त्रिभुज शेप में, ऊपर ही ऊपर इसके बैठा है सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ये तो हो गया केंद्र स्तर पर। तो केंद्र पर एक सुप्रीम कोर्ट है, नीचे राज्य हैं। तो स्टेट लेवल पर क्या हो गए अपने? उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट बोले या उच्च न्यायालय बोले, उच्चतर नहीं है, याद रखें। वो एग्जाम में उच्चतर देता है। आपने शायद सर ने हिंदी में पढ़ाया होगा, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है। कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्री होती हैं। तो ये उत्तरावस्था है उच्चतर न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उत्तमावस्था है और उच्च न्यायालय तो सामान्य मूलावस्था है। तो इसलिए उच्चतर कोई वर्ड नहीं है, उच्चतर तो केवल ट्रांसफॉर्म है वर्ड का। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, पर उच्चतर न्यायालय नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको बोलते हैं हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय। और ये राज्य स्तर पर होता है, राज्यों पर होता है। और अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ नहीं जाके आप इतना याद रखें कि भारत में जो वर्तमान में कोर्ट है उच्च न्यायालय, उनकी संख्या 21 + 3 + 1 तो कितने बने? 25। इसका रीजन है लिखने का, जब हाई कोर्ट अपन डिस्कस करेंगे तो बता दूंगा। अभी वर्तमान में हाई कोर्ट कितने? 25 है। राज्य के नीचे जिला आएगा, तो ये हो गया जिला लेवल। और जिला लेवल पर जो कोर्ट होता है उसको बोलते हैं जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। अभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, छोटी मोटी इंग्लिश लिखूँ तो चलेगा ना आप लोगों के? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पर जिला न्यायालय शब्द लिखते ही ये ऐसा अपर्याप्त सा लगता है। अभी कोर्ट के सामने से जाते हो आप लोग, वहाँ पे क्या लिखा होता है? जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा होता है, जिला एवं सेशन न्यायालय, दोनों चीज़ें साथ लिखते हैं। तो असल में क्या होता है, जिले पर आकर चीज़ों को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं किसी का मर्डर हुआ तो भाई मामला हाई फाई है। मान लो किसी का चेक अनादरण का मामला, मैंने किसी को चेक दे दिया, मेरे खाते में पैसे नहीं थे,
एक चेक अनादन का मामला तो दोनों ही मुकदमे तो दोनों ही हुए, पर एक मुकदमा हाई लेवल का है और एक मुकदमा लो लेवल का। हमेशा जो ऐसा मामला जिसमें मर्डर होता है, ब्लड आता है, बहुत वकील की भाषा में समझे, मारपीट होती है, उस मामले को बोलते हैं फौजदारी मामला। और ऐसे मामले जिसमें पैसे का बात होती है उसको बोलते हैं दीवानी मामले। बात समझ में आ गई क्या? तो दीवानी फौजदारी दो प्रकार के मामले होते हैं। बाकी तो ये चीज़ अपन ने तो बहुत देसी भाषा में समझी है, कैटेगरी करी है, वकील साहब इसको बढ़िया समझा पाते हैं, पर ठीक है। एक होते हैं दीवानी मामले, तो दीवानी का मतलब पैसे वाली बात है दीवानी, और एक फौजदारी। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो बहुत आसान हो जाता है, इसको बोलते हैं सिविल मैटर, सिविल के मामले, और ये होते हैं क्रिमिनल मामले, क्रिमिनल मैटर, आपराधिक मामले। समझ में आ गया? अगर कोई जमीन का मामला है, कोई चेक अनादन का मामला, तो दीवानी मामला होगा, और ये हमेशा जिला न्यायालय में जाता है। इसको जिला न्यायालय नहीं समझे, जिला मतलब जिले में जो कोर्ट होते हैं उसकी दो कैटेगरी है। जिला स्तर के कोर्ट की कितनी श्रेणियां हैं? दो। एक होता है जिला न्यायालय, और एक होता है सत्र न्यायालय। ये देखिए इंटरेस्टिंग है, सत्र न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेशन कोर्ट, ठीक, इसको बोलते हैं जिला न्यायालय। अब भाई इतना माथाफोड़ी कौन करे जिले में कि एक सत्र न्यायालय अलग होगा, एक जिला न्यायालय। ऑफिस तो एक ही होता है, जज साहब एक ही बैठते हैं। फाइल जब ज़मीन की आती है तो अपने आप को दीवानी न्यायाधीश बोल लेते हैं, जब फाइल माथाफोड़ी की मारपीट की आती है तो अपने आप को कौन सा न्यायाधीश बोल लेते हैं वो। बात समझ में आ गई क्या? इनके बीच में क्या लगा सकते हैं? प्लस लगा सकते हैं। तो जिले में दो प्रकार के कोर्ट होते हैं कहने को, तो ऐसे तो चार कैटेगरी है कोर्ट की। एक रेवेन्यू कोर्ट अलग होता है, आपकी ज़मीन का कोई मतलब एग्रीकल्चर लैंड का मुकदमा है, कृषि भूमि का, तो फिर कौन से कोर्ट में जाएगा? राजस्व कोर्ट में। और ऐसे ही कोर्ट जो महानगर सिटी होते हैं वो महानगरीय कोर्ट और होते हैं। इतना कैटेगरी करने की जरूरत आपको है नहीं, बेसिक सा एक आइडिया समझ में आ गया। सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। नीचे क्या होता है? उसके नीचे जिला न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय कितने प्रकार के? दो, बहुत बहुत बेसिक दो प्रकार के। पहला दीवानी, दूसरा फौजदारी। फौजदारी न्यायालय क्या बोलते हैं? सत्र न्यायालय। और इधर दीवानी मामले क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि भारत का जो कोर्ट है, न्यायपालिका, वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। इसका मोटा सा मतलब ये है कि मान लो किस ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए, मान लो यहाँ कोई ए नाम के व्यक्ति ने मुकदमा किया और इन जज साहब ने निर्णय सुना दिया, खुश नहीं है वो। और आप कहोगे सर खुश तो एक हमेशा ही नहीं होगा क्योंकि एक तो हारना ही है, पर समझे आप ऐसे। तो ये कहाँ पे अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में। ऐसा संभव नहीं है, बताऊंगा क्यों। और हाई कोर्ट से खुश नहीं हुआ तो कहाँ पे? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो सब पर लागू होगा, तो भारत की न्यायपालिका कैसी होगी? एकीकृत। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अमेरिका की। अब आप सोचोगे सर अमेरिका की क्यों, पर तो भारत वाला संविधान ही नहीं पल्ले पड़ रहा है। अमेरिका में दो प्रकार के कोर्ट हैं, एक राज्यों का कोर्ट, तो वहाँ पे राज्यों के कोर्ट के साथ भी सुप्रीम कोर्ट लिखा होता है। और अमेरिका का जो कोर्ट है उसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं, फेडरल कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट समझे, फेडरल कोर्ट। ये अमेरिका के केंद्र का कोर्ट है, इनके बीच में दीवार है। अगर राज्य का कोई मामला हुआ तो राज्य के न्यायालय ने जो निर्णय सुना दिया वो फाइनल होगा। बात समझ में आ गई। तो आपको ये कह सकते हैं कि अमेरिका की न्यायपालिका अलग अलग है और भारत की न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है। ये तो बहुत देसी भाषा में एक बात बताई मैंने आपको। अर्थात भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो अपेक्ष सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके द्वारा दिए गए निर्णय पूरे भारत में लागू होते हैं। और कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हाई कोर्ट पर भी लागू होते हैं, इन पर भी लागू होते हैं, और साथ साथ भारत की पूरी जनता पर भी लागू होते हैं। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका। बात समझ में आ गई? आज जो अपन रिस्ट्रिक्टेड है पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ने के लिए अपन रिस्ट्रिक्टेड। बात समझ में आ गई? अब जो सर्वोच्च न्यायालय अपन देखने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये तो संविधान में लिखा गया है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका तो उल्लेख किया गया है। पर देश तो अभी 47 में आज़ाद हुआ, तो क्या उससे पहले कोर्ट थे या नहीं थे? तो इसकी हिस्ट्री अपन जानेंगे, कौन से एक्ट से कौन सा कोर्ट बना।
आज जो सुप्रीम कोर्ट है इसका क्या संरचना है, कितने न्यायाधीश होते हैं, कौन उनको हटाता है, कौन नियुक्ति करता है, कितना कार्यकाल होता है, कैसे वेतन मिलता है, क्या शक्तियाँ हैं, और एक इसका इतिहास जान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो भाग 5 में है, भाग 5 याद रह जाएगा। किसका भाग 5? संविधान का भाग 5। और ये बात तय है कि भाग होगा तो अनुच्छेद भी होगा। तो पिछली बार शायद आपको ने याद किया था कि एक आदमी की चॉइस होती है कि वो न्यायपालिका में जाए या नहीं जाए। चॉइस किससे जुड़ा हुआ? आपकी मर्जी से चॉइस। तो एक की क्या चॉइस होती है? एक की चॉइस होती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए या नहीं जाए। तो 124 से तो शुरू होता है और लास्ट 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। बात समझ में आ गई? 124 से 147 किस भाग में? भाग 5 में। अगर थोड़ी सी बात अपन और करें तो भाग 5 जो है वो कहाँ से शुरू होता है? अगर इसकी बात करें तो भाग 5 है वो आर्टिकल 52 से ही शुरू हो जाता है संविधान का। आपको आ रही है क्या ये बातें? जैसे ऊपर से जाए मुझे रोक लेना ना कि बस इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि हम फर्स्ट पेपर वाले हैं तो पॉलिटिकल वाले नहीं है ना, कोई है थोड़ी विषय का, तो यहाँ पर नहीं होगा। भाग 5 है संविधान का, वो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, ठीक, और कहाँ पर जाकर रुकता है? 151 तक, ठीक। संविधान बनाने वालों ने बहुत बढ़िया संविधान बनाया है। इस संविधान को अलग अलग, इसको आप देसी भाषा में पाठ बोलते हो ना, चैप्टर, पाठों में बांट दिया कि ये पहला पाठ, ये दूसरा पाठ, ये तीसरा पाठ, चौथा। तो 5वां जो भाग है इसके 5 पाठ हैं, समझ में आ गई? और मजे की बात है कि केवल आपके सिलेबस में भाग 5 है, अगर बहुत माइक्रोस्कोप से देखें तो। कैसे? पिछली बार बताया था कि आपको ये नहीं बताया, इस बार बताते हैं। भाग 5 में जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट ही लिख रहा हूँ मैं, चैप्टर नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये शुरू होता है 52 से लेकर और 78 तक, बता दिया। चैप्टर जो 2 है वो कहाँ से शुरू होता है? 79 से 122 तक। चैप्टर 3 में क्या लिखा गया है? 123। चैप्टर 4 में क्या लिखा गया है? 124 से लेकर 147। और चैप्टर 5 में क्या लिखा गया है? 148 से लेकर 151। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई मेरे, भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट है और भाग 5 के भाग 4 में सर्वोच्च न्यायालय है। बहुत ज़्यादा अगर गहराई से पूछे तो किस भाग में सुप्रीम कोर्ट? 5। भाग 5 के किस चैप्टर में, किस अध्याय में? 4। भाग 4 कहाँ से शुरू होता है? 124 से लेकर 147 तक। एक बात तो ये हो गई, समझ में आ गया संविधान में इसकी स्थान कहाँ पे है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की हिस्ट्री पर। टॉपिक असल में अब शुरू होगा अपना, सर्वोच्च न्यायालय कब शुरू हुआ, कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन सा अधिनियम आया, सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा। ये बात अपने पिछली क्लास में भी कर ली थी आयोग, आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं भूलेंगे तो फिर पागल हो जाएंगे इतना सारा याद करके। तो अपनी अगर सही में हेडिंग हो तो ये हो कि हिस्ट्री ऑफ न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट का इतिहास। आप समझते चले बहुत धीरे धीरे, ना ऐसा बिल्कुल बर्डन नहीं करना है। 1 घंटे में टॉपिक होता, 1.5 में हो जाएगा, 1.5 में होता, 2 में हो जाएगा। पर अगर याद नहीं हुआ तो फिर तो ऐसे समझ लेंगे कि हो गया अभी, है ना। बहुत धीरे धीरे समझेंगे। न्यायपालिका का इतिहास, हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के अपन देखने वाले हैं, इतिहास अपन देखने वाले हैं न्यायपालिका का। तो देखिए एक बात तो आपको ध्यान है कि भाई भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेज जो कहते थे वही न्याय चलता था। यहाँ तो देखो खास न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट रहा नहीं। पहली बार इन्होंने एक अधिनियम पारित किया, इसका नाम क्या था? 1773। याद रखिए इसको। और इसका नाम क्या था?
रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपके सिलेबस में वैसे खास साफ साफ लिखा हो नहीं, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, शायद हिस्ट्री में भी नहीं है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक प्रावधान डाला। क्वेश्चन आए कि भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के लिए किस अधिनियम में प्रावधान किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और इस एक्ट की, अब ऐसा थोड़ी है भारत में एक्ट आते ही बात मान लेंगे अपने, तो अभी एक्ट आया एक आध साल लगाएंगे, एक साल बाद में, कब? 1774 में, याद रहेगा क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट बनाया। देखो नाम उसका क्या रखा? सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ पे बनाया? कोलकाता में। क्योंकि अंग्रेज मुख्यतः फोकस तटीय क्षेत्रों पर ही थे, उनको तो भाई ट्रेड व्यापार करना था, तो वो बीच में आके राजस्थान में तो मर जाएंगे रेगिस्तान में, वो तो समुद्र के तट के सारे रहते थे, वहाँ पे जहाजों सामान चढ़ाया उतारा, वहाँ पे अपना काम करते रहते थे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बनाया? उस टाइम नाम कलकत्ता था, अभी आप कोलकाता इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये जो सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, इसमें इन्होंने एक तो रखा मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान और 3 रखे अन्य। भाई 3 4 आ रहा है, लास्ट में इधर भी 74 आ रहा है, तो थोड़ा सा याद कर लेना, नहीं याद हो तो भी चलेगा, पर ठीक है याद कर लो। और चूंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो आप लगे कि यहाँ से कुछ पल्ले कम पड़ा है तो पीछे करके आगे करके, वो तो आपकी मर्जी है, कितनी भी बार देख लेना। तो 1+3 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया। 1 क्यों लिखा है मैंने? मुख्य, और 3 न्यायाधीश। एक बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा उस मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो अब वैसे तो कोई काम का नहीं, एक बार पूछा तो फिर मैं भी बताने लग गया, एलिजन एम्पे, एलिजन एम्पे। एलिजन एम्पे इनका मुख्य न्यायाधीश का नाम था। तो भारत के कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजन एम्पे। किस एक्ट में प्रावधान किया? 73 में। कब अधिनियम, कब गठन किया गया न्यायपालिका न्यायालय का? 74 में। और 1+3 का प्रावधान रखा गया। ठीक। इसके बाद इसकी मतलब 3 अन्य न्यायाधीश, हाइड, एक का नाम था एम हाइड था, एक का एम चेम्बर था, एक का लिक्विटेंस था, याद नहीं रखने की जरूरत है, वैसे बहुत सारी सूचनाएं हैं, संधि समास उपसर्ग, वो याद कर लेना। इधर बस इतना ही कि एलिजन एमपी थे, वो भी पूछता ही नहीं है, पर एक बार पूछा हुआ तो क्या पता एग्जामिनर की ध्यान पड़ जाए। ये बात है 1774 की। तो हिस्ट्री में एक पड़ाव क्या हुआ? 1773 का एक्ट आया और इसके तहत कोलकाता में किसका गठन किया गया? सुप्रीम कोर्ट का। इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो भारत में, अब हिस्ट्री की दूसरी बात करेंगे। 1861 में अपनी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनके टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी, आपको पता है इस बात का। और उसके बाद में एक अधिनियम पास किया गया, भारत का स्ट्रक्चर चेंज किया गया, क्राउन के अधीन भारत की शक्ति आ गई, ब्रिटेन की महारानी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो गई शासन करने के लिए। गवर्नर जनरल के साथ साथ वाइसराय का पद सर्जित किया गया, ताकि गवर्नर जनरल तो ब्रिटिश भारत में रहे और वाइसराय जब देसी प्रांतों में जाए तो उसका नाम वाइसराय हो गया, मतलब पद 2 बाइफरकेट कर दिए। भारत सचिव नामक एक नया पद बनाया गया, गवर्नर जनरल की काउंसिल का गठन किया गया, हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया, इंडियन पिनल कोड बनाया गया, आईपीसी इसको बोलते हो, पोर्टोफोलियो सिस्टम लागू किया, बहुत सारे काम किए, बट बाद में पढ़ेंगे इनको। उसमें से एक काम था हाई कोर्ट अधिनियम, उच्च न्यायालय एक्ट, इसको बोलते हैं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया। अभी उल्टा हो रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया, फिर हाई कोर्ट। अब आपको लगेगा जैसे सर एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया असल में, तो फिर और हाई कोर्ट को क्या जरूरत थी? देखिए, नाम अगर किसी का नाम लाल सिंह हो तो कोई जरूरत थोड़ी हो लाल ही हो सकता है भाई नाम लाल सिंह हो, लाल तो नहीं है वो दिखने में। इसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ही होगा। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट को बोलते हैं जिसके खिलाफ और कहीं अपील नहीं हो सकती। भारत में जो अभी वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके खिलाफ अपील आप कहाँ पे कर सकते हैं? लास्ट है भाई वो, उसके कहीं अपील हो ही नहीं सकती। पर ये जो कोलकाता वाला था ना, इसका नाम तो सुप्रीम कोर्ट था, पर
अगर इसने मुकदमे की सुनवाई करी, निर्णय दिया, आप खुश नहीं हैं तो आप सीधा ब्रिटेन का जहाज पकड़िए। और ब्रिटेन में एक प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, प्रिवी काउंसिल, वहाँ पे आप अपील कर दीजिए, वो इसके फैसले को रद्द कर देगा तो कहेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम तो होता है कि सर्वोच्च सुप्रीम हो। इसलिए मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट असल में वास्तविक अर्थों में सुप्रीम कोर्ट था क्या? ना, क्यों? अब कथन देगा कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय असल अर्थों में नहीं था। रीजन, चूंकि इसके खिलाफ अपील प्रिवी काउंसिल में हो सकती थी। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही, कथन गलत, दोनों सही, व्याख्या नहीं है, कथन भी सही है, कारण भी सही, इसकी व्याख्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। भाई समझ में आ गया ना? इसका मतलब समझ तो गए ना? क्वेश्चन ऐसा बना दे एग्जामिनर तो कि असल में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्यों? अपील कर सकते हैं। क्लियर? अब आया 1861 का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट एक्ट। इसमें याद रखिए तो कोलकाता, वही कोलकाता, एक मुंबई, एक मद्रास, बंबई था उस टाइम असल में, बंबई, मद्रास। अपने जैसे राजस्थान पुलिस होती है वैसे उदयपुर, डूंगरपुर, उदरेक, मेवाड़, भीलकोर होती है, एमबीसी, एमबीसी। तो एमबीसी मद्रास, बॉम्बे एंड केलकटा या कोलकाता। एमबीसी में क्या बनाए? हाई कोर्ट। समझ में आ गया? अर्थात इन तीन जगह किसकी स्थापना की गई? हाई कोर्ट की। किस अधिनियम से? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। दो बात समझ में आ गई। अब अंतिम बात है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आई जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए एक बार। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना, हाई कोर्ट एक्ट लेके आए, तीन जगह हाई कोर्ट बना दिया, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, तीन न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। एलिजनम पे नाम था, हाइड चैम्बर लिक्विडेट अन्य का नाम था। असल में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, अपील कर सकते थे। क्लियर? अब इंटरेस्टिंग, आपको ये सभी को पता कि 1935 का एक भारत शासन अधिनियम आया जो शायद सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगा भी हुआ था एसएसटी के। 1935 के दो अधिनियम पढ़ाते हैं वहाँ पे। 1935 का एक एक्ट आया। अब आप सोच रहे हैं अपन देश आज़ाद होने के नज़दीक हैं, 35 10-12 एक साल ही बची है, तो अब ऐसा थोड़ी कि एक साथ विस्फोट हो गया, देश आज़ाद हो गया, ये क्या हो गया रात रात में। एक लंबी प्रोसेस थी, वो तो अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो यहाँ पे 1935 के अधिनियम में कुछ सुधार किए गए भारत में, और उसमें एक सुधार यह भी था कि फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। समझ में आ रहा है? आज जिसको अपन सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, पहले उसका नाम फेडरल कोर्ट था। ये तो बात आपको पता होगी, नहीं पता तो अब जान लो। 1935 के अधिनियम में ये लिखा कि एक फेडरल कोर्ट बनेगा। अब आप सोच रहे फेडरल, इसका मतलब एक सर्वोच्च न्यायालय बनेगा, ये बात थी। एक फेडरल किस अधिनियम में लिखी है बात? 35 में। क्या लिखा? एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा पूरे भारत का, एक सर्वोच्च कोर्ट होगा ये फेडरल कोर्ट। भारत वाले हाथों हाथ काम कर देते हैं कि 1-2 साल रुक के करते हैं, 1-2 साल रुक के। तो अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट का गठन हुआ। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अक्टूबर 90 क्या बनाया भारत में? फेडरल कोर्ट। और ध्यान रहे यही फेडरल कोर्ट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया? सुप्रीम कोर्ट में। इतना समझ में आ गया? इस फेडरल कोर्ट में एक तो रखे गए वही मुख्य न्यायाधीश, और 2 रखे गए, याद रखे, घट गए, कम हो गए, 3 नहीं है, 2 बचे। 2 रखे प्यूनी जजेज या अन्य न्यायाधीश रखे 2। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे ये पूछे जा सकते हैं। मोरिस ग्वेर नाम के व्यक्ति थे, मोरिस ग्वेर। कौन है मोरिस ग्वेर? फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। इस कोर्ट के 4 मुख्य न्यायाधीश बने 50 तक, क्योंकि 50 में अपना सुप्रीम कोर्ट बना है। एक कहानी है, आप जोड़िए इसको ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब सेकंड ग्रेड का दीजिए, फिर चाहे आरएस की दीजिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का दीजिए, चाहे फर्स्ट पेपर वाला दीजिए, सारा ही सब कुछ आ जाएगा इसमें, कुछ बाहर जाएगा नहीं।
कंप्लीट हो जाएगा। अब एक तरीका ये भी सर वही बता दिया जाए जो एग्जाम में आ रहा है, अभी आप सीख पा रहे हैं तो इसको ले लीजिए, फिर लगेगा कि हाँ ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम अपन उसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, पर चीज़ें जुड़ रही हैं तो इसको जोड़ के पढ़ लेते हैं अभी, है ना। मोरिस गुएर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो उसको करके आना कि फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मोरिस गुएर। इस फेडरल कोर्ट के 4 मुख्य न्यायाधीश रहे 50 तक, और इसमें जो चौथे नंबर के हैं वो इंटरेस्टिंग है। आपने हीरालाल जे कानिया का नाम सुना है? वो असल में उनका नाम ही बिगाड़ दिया लोगों ने, वो हीरा नहीं हो के हरीलाल है। वो समझ में आ गई क्या? पहली बात तो ये, इस न्यायालय के चौथे जो न्यायाधीश का नाम था हरीलाल जे कानिया। हरी मेरी छोटा है का बड़ा? छोटा है का शायद? हरी, हाँ, लाल जेकुंदास कानिया, ये उनका नाम था, हरीलाल जेकुंदास कानिया। ठीक है, हीरालाल नहीं थे, क्या थे? हरीलाल। ये कौन से नंबर के बने? कौन से कोर्ट के? अब ध्यान से सुनिए आगे एक बार। यही फेडरल कोर्ट 28 जनवरी 1950 को क्या बन गया? बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये व्यक्ति क्या रह गए? कंटिन्यू रह गए। तो फेडरल कोर्ट के तो चौथे मुख्य न्यायाधीश थे, इधर देखिए, पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो गए। एक इंटरेस्टिंग बात और, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी इनकी, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश इनका पद पे रहते हुए डेथ हो गई थी, उनका नाम क्या है? लाल जे कानिया। अगली बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार शपथ किसने दिलाई? ऑब्वियस सी बात है, कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के हरीलाल जे कानिया ने दिलाई। एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जो फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, तो इंटरेस्ट हरीलाल जे कानिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना ही था जिसका हिस्ट्री है अपने। अब तो अपन सुप्रीम कोर्ट में आ गए, रिपीट कराता हूँ क्या क्या पढ़ा। 1773 में क्या लेके आए? कब बना? 74 में बना। कितने न्यायाधीश? और 3 अन्य मुख्य का नाम? बहुत बढ़िया, एलिजन याद रख लो, दिस सफिशिएंट, ओके। और 3 अन्य के नाम आपको याद नहीं रखने, बिल्कुल कोशिश भी मत करना, दुस्साहस मत करना ऐसा। क्या ये असल में सुप्रीम कोर्ट था क्या? क्यों? अपील हो सकती थी। इसके बाद 1861 क्या लेकर आए? बहुत बढ़िया, उच्च न्यायालय अधिनियम, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। कितने कोर्ट बनाए गए? 3। कौन से उच्च थे या सर्वोच्च थे? उच्च न्यायालय। कौन कौन से? बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास। इसके बाद में बात करते हैं 1935 के अधिनियम की। किससे संबंधित था? फेडरल कोर्ट। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? 37 में। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस गुएर। ये याद रखना प्लीज, ये आ सकता है क्वेश्चन, मोरिस गुएर। और इसके चौथे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब यही फेडरल कोर्ट आगे किस में बदल गया? कब बना? 28 जनवरी 1950। ये गलत मत करना, लिखा हुआ बोर्ड पे। और ये जो गुएर्स, ये जो हरीलाल जे कानिया साहब थे, यही क्या बन गए? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। तो एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जो फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह लिए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह लिए। इतना लंबा टाइम रह लिए तो जाने ही थे ऊपर, पद पे रहते हुए मृत्यु वाले मुख्य न्यायाधीश। दूसरी बात है कि राजेंद्र प्रसाद साहब को शपथ भी इन्होंने ही दिलाई थी। ये होगी हिस्ट्री अपनी न्यायपालिका की। पहली विशेषता एक याद रखनी है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। और दूसरी क्या चीज़ बताई मैंने आपको? दूसरी चीज़ बताई न्यायपालिका की हिस्ट्री। अब अपन आगे सीधा न्यायपालिका में, और किस में आ गए अपन? सर्वोच्च न्यायालय में आ गए। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बिल्कुल भी ऐसे सीखते चलेंगे चीज़ों को ताकि याद हो जाए, है ना। ठीक। अब एक तरीका तो सर इसकी फ़ोटो खींच ले। फोटो क्यों खींचनी? फोटो क्यों, पूरा वीडियो बन रहा है, फोटो में क्या ही रखा है। ठीक, और इसका प्रॉपर लिखा हुआ
भेज दिया जाएगा आपको, ये तय है बात। अभी जब कह ही रहे हैं तो आपको मिल जाएगा ना, ये हाथ मेरा खुद का ही लिखा हो, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं है, ये आपको मिल जाएगा पूरा हाथ से लिखा हो। इसको आप रीड आउट कर लीजिए फटाफट, और आसान भी रहेगा। और बल्कि प्रयास ये कीजिए 2 घंटे में हो रहा है तो इसको 2 की स्पीड पर वीडियो करके, क्यों मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि 2 की स्पीड में भी आपको लगेगा कि वो और ज़्यादा होती तो और कर लेते, फिर उस नोट्स को साथ साथ रीड आउट करते चले, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, अर्थात संविधान में जो प्रावधान है उनकी। इसमें सबसे पहले आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे अपन? और असल बात तो है कि 124 में सब कुछ है। सब कुछ का मतलब क्या क्या वो सुन लो। सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या। देखिए इसको पहले अपन समझते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है 124 में। आपका फिर एक क्वेश्चन ये भी होगा, अगर 124 में सब लिख दिया तो आगे वो 30 आर्टिकलों में और क्या लिखा हुआ है। हाँ वो भी इंटरेस्टिंग है। संख्या, संख्या के बाद में नियुक्ति, नियुक्ति के बाद में कार्यकाल, कार्यकाल के बाद में योग्यता, योग्यता के बाद में शपथ, और शपथ के बाद में हटाना। कितनी बातें हो गई? 1 2 3 4 6 बातें लिखी गई इसमें। नियुक्ति कैसे करेंगे, कितनी संख्या होगी, कौन हटाएगा, कौन नियुक्ति करेगा, कौन शपथ दिलाएगा, कितना कार्यकाल होगा, क्या योग्यताएं होंगी, सब कुछ लिख दिया इस आर्टिकल में। पर आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है फिर, मतलब और सारे आर्टिकल भी ओबीसी बात है तभी तो है ही। यो मान के चलिए कि ये कांकड़ है गांव वाला, इसलिए और कटते ही आपके वो शादी मान ली जाएगी। कांकड़ क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ें आपको याद करनी आगे तो बहुत आसान आसान है, एक 2 बातें हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, याद भी हो जाएंगी। ये 124वां कांकड़ है, इसको काटना है न्यायपालिका में। और एग्जामिनर का इंटरेस्ट भी ओबीसी बात आगे होता है, पर यहाँ पे ज़्यादा होता है कि बच्चों को पूछे देखिए 124 आता है कि नहीं आता है, सारा उलझाट है 124 में। अगर 124 में इतनी बातें नहीं होती तो फिर 124 से लेकर 170 तक अनुच्छेद होने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट के, अगर सब बातें अलग अलग लिखते तो। एक में ठूस दी इन्होंने। सबसे पहले अच्छा ये पकड़ तो रहे ना आप चीज़ों को, 124 के अनुच्छेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऐसे समझे आप। अब मैंने कैसे याद किया उसका तरीका बताता हूँ भाई। ओबीसी बात है कि पहली तो चलो ये तो याद है संख्या। अब मुझे किसी को नियुक्त करना है तो सबसे पहले कोई मेरी नियुक्ति करेगा, नियुक्ति के साथ मुझे कोई बताएगा कि मेरा कितना कार्यकाल होगा, फिर उसको कोई कहेगा इसकी योग्यता तो पता करो कि क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, तो योग्यता। फिर जैसे ही नियुक्ति होगी तो मुझे क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद में ओबीसी बात है कि कार्यकाल हो जाएगा, उसके बाद में कैसे पद से हटाएंगे, खूब कई सारी बातें। पद पर नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, फिर हटाना, शपथ, सारी बातें कहाँ पे हो जाएंगी, 124 में हो जाएंगी। अब देखिए 124 में पर ठीक ठीक बात करते हैं अपन विस्तार से। क्या है गांव वाला? एक एक आर्टिकल को माइनर बातों से अपन डिस्कस करने वाले, याद करने का प्रयास करना। जैसे 124 में पहले ये लिखा हुआ है, पहली बात 124 में, अगला पेज ले लेते हैं। 124 में पहली बात ये लिखी गई है, संख्या। ध्यान से समझिए इस अनुच्छेद को। संख्या लिखी गई है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए इसमें लिखा गया है 1+7। अनुच्छेद में कितना लिखा गया कि 1 तो होगा मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, जबकि असल में कितने हैं आज, 1+33। तो वर्तमान में कितने हैं, 1+33। बात समझ में आ गई? ऐसा वेरिएशन क्यों? यहाँ इस अनुच्छेद में लिखा कि इतने होंगे और वर्तमान में कितने, 133। ध्यान रहे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, मुख्य की तो फिक्स रहेगी, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है इसको लेकर आर्टिकल में तो संख्या यही लिखी गई है 124वें अनुच्छेद में, पर संसद ने समय समय पर इसको क्या कर दिया,
संशोधित बढ़ा दिया, संशोधन तो नहीं बोलेंगे, इस संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और वर्तमान कितनी होगी 101 प्लस 3 34 टोटल हो गई। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि संख्या कौन बढ़ाता है, और दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि कैसे बढ़ाई जाती है। ठीक, ऑप्शन क्या देगा, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास में है, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, या फिर एक कोई ऑप्शन उपराष्ट्रपति से। तो याद रहे कौन बढ़ाएगा इनकी संख्या, केवल और केवल संसद बढ़ा सकती है, पहली बात तो ये। नेक्स्ट बात ये भी इंटरेस्टिंग है, कैसे बढ़ाई जाएगी, ऑप्शन क्या देगा, संविधान संशोधन के द्वारा, तो अपना दिमाग लगता है हाँ भाई 124 में लिखा गया है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब संसद बढ़ाएगी तो संविधान में संशोधन तो करेगी। नहीं, ये जो संख्या बढ़ाई जाएगी ये साधारण लॉ से बढ़ाई जाती है, साधारण विधि से बढ़ाई जाती है, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। अर्थात हाउ का मतलब कैसे, तो बिना संविधान संशोधन के, ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन एक और दे सकता है एग्जामिनर, क्या न्यायाधीशों की संख्या में कमी की जा सकती है, नहीं, न्यायाधीशों की संख्या और न्यायाधीशों का जो न्यायपालिका का ज्यूरिसडिक्शन है, कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, इसमें कमी नहीं की जा सकती। बढ़ा सकते हैं, कौन बढ़ाएगा, संसद बढ़ाएगी। अब आपको एक अनावश्यक ऑप्शन देता है, संसद राष्ट्रपति की अनुमति से, संसद राज्य विधानमंडल से, इनमें से कोई नहीं। याद रहे जो बात अपने यहाँ पे डिस्कस की है, इसके अलावा जो ऑप्शन है वो गलत है, समझ में आ गई। और ये बात मैं ऑन इसके रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ताकि आप इसको वापस सुने तो भी याद रह जाए। अर्थात अब वहाँ पे ऑप्शन देगा संसद, फिर ए ऑप्शन बी संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, तो अपने कहीं सुना बड़े वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक होता है, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी, बड़ा वाला ऑप्शन गलत है। संसद का मतलब ही मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था, आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये इम्प्लाइड है कि संसद में खुद कौन शामिल है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा, तभी तो संसद बनती है। बात समझ में आ गई क्या। तो क्या क्या सीखा अभी तक अपन ने, अभी तक अपन ने कितना सीखा कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, 1+7। अब क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की संख्या है 1+, तो अपन क्या 33 पे ऐसे टूट के पढ़ते हैं 1+33 पर। पहले ये भी तो देखना है कि भाई ये आर्टिकल लिखा गया है, 124 का हवाला दिया, और 124 में कितनी संख्या आज भी 1+7 है। ये बात समझ में आ गया ना, इसको गलती नहीं करेंगे ना भाई। ऐसा दे दे कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है, तो क्या उत्तर होगा 1+33 34। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है 1+7। संख्या कौन बढ़ा सकता है, संसद। साधारण विधि से बढ़ाएगी या संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाएगी, इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत, बात समझ में आ गई। ये एक बात है न्यायाधीशों की संख्या को लेकर। ठीक, अब करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता पर बात कर लेते। ठीक, क्या क्या योग्यता चाहिए, कार्यकाल, सारे पॉइंट वही आ जाएंगे जो पिछली बार अपने पीछे से अपने मेंशन किए। एक नंबर में इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर को लेकर क्वेश्चन पूछ लो आप लोग, अगर कोई दिमाग में आ रहा है तो, कैसा लगे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं है तो उसको लेकर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ताकि क्लास का बर्डन भी लगे और क्लास वो थोड़ा सा 2 वे कम्युनिकेशन भी हो जाए। और आज तो वैसे आप मोटिवेट हुए हैं बढ़िया से, है ना, है? अपन ने कर ली ना इनकी बात। तो अब है नियुक्ति देख लेते हैं, चलिए नियुक्ति। ठीक, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, आप लोगों को पता है कुछ नियुक्ति के बारे में? न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, कॉलेजियम व्यवस्था, और
राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। और अगली 5 और 7 या बल्कि 10 मिनट खूब अटेंटिव रहिए इसको समझने के लिए। ठीक से नहीं लिखा गया कहीं भी, आप इसको समझ लीजिए। अगले 5-7 मिनट अटेंटिव रहिए, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके देखिए। अपन को नियुक्ति 2 की करनी है, एक करनी है मुख्य न्यायाधीश की और एक करनी है अन्य न्यायाधीशों की। बहुत बहुत अटेंटिव रहिए, अगले 5 मिनट लिखिए नहीं, कुछ भी समझिए। एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। याद रहे संविधान में इनके लिए कुछ खास लिखा गया नहीं है, कैसे नियुक्ति की जाएगी, क्या प्रोसेस, क्या योग्यता होगी। 33 के बारे में ये लिखा गया था संविधान में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, कौन करेंगे? ये लाइन लिखी, फिर क्या लिखा? मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे? सलाह लेंगे इनसे, ठीक है, इनसे कंसल्ट करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, राष्ट्रपति किससे कंसल्ट करेंगे? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को मैं इंग्लिश में CJI लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यहाँ पे लिखता हूँ परामर्श। अब आप जितना इसको आसान सोच रहे हैं उतना आसान सच में नहीं है, इसलिए मैं आपको अटेंटिव कर रहा था। ये बात संविधान में लिख के छोड़ दी कि साहब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब भी राष्ट्रपति करेंगे तब किससे कंसल्ट कर लेंगे। ये बात संविधान में लिख दी और ये बात चलती भी रही 1950 से लेकर, अब इसको वहीं पे छोड़िए, 1950 से लेकर और 1978 तक, बल्कि मैं 82 भी लिख सकता हूँ, दोनों चीज़ें समझाऊंगा क्यों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, समझ रहे? ये बात लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन में और 1978-82 तक कोई दिक्कत नहीं आई। पहली बार क्या हुआ, एक SP गुप्ता, याद रह जाएगा, पिछली बार आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन है वो बताऊंगा 2 मिनट बाद, समझिए। 1978 में एक SP गुप्ता नाम के व्यक्ति थे, ठीक। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई। असल में तो मामला था जजों के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ मामला था। पर मामले में एक बात यह भी उठी कि जब भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे और मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया कि सर इस ए नाम के व्यक्ति को तो बनाना ही नहीं है न्यायाधीश, तो क्या उसके बाद भी राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर सकते हैं क्या? अब ये इतना आसान था नहीं और हाँ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ यस, यहाँ पे जो कंसल्ट सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लिखा, इसका मतलब होता है कि मात्र आप भी ठीक हैं पर वो आपके थोड़े से गलत हैं, उसका रीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो जो कंसल्ट सब लिखा हुआ है परामर्श, ठीक है, परामर्श का मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यू है, मानने तो ठीक है, नहीं माने तो नहीं ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब पेज पड़ेगा आगे, इसलिए आपका क्वेश्चन वहाँ से ही हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने क्या कहा कि जो परामर्श शब्द है ना, परामर्श, ये केवल परामर्श है, बस। समझ में आ गई की बात? इसका मतलब क्या रख दिया, जैसा संविधान में था वैसा का वैसा रख दिया मामला। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहां से आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन है पिछली बार। बात है 1993 की। अब समझे, अब आपको लगेगा सर 78-82 दोनों क्यों लिखे? मुकदमा जब फाइल हुआ 1978 में, उसका फैसला आया 1982 में SP गुप्ता के नाम से, ठीक। और इसको इस नाम से तो कम जाना जाता है और इसको फर्स्ट जज केस के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट जज केस या फर्स्ट जजेज केस। ये भारी भरकम शब्द है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा।
93 में मामला गया वापस सुप्रीम कोर्ट ने, लगाया किसने वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में कई प्रकार के वकील होते हैं, उसमें कुछ सीनियर एडवोकेट होते हैं, कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, AOR, ऐसी कई श्रेणियां होती हैं। वहाँ परीक्षा देनी पड़ती है वकील बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में एक वकीलों का ग्रुप था, इसका नाम था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। याद रखना कि मतलब कुछ वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने मामला लगाया सुप्रीम कोर्ट में वापस कि यार ये तो फिर क्या हुआ, एक अकेला राष्ट्रपति भारतीय पूरी न्यायपालिका की नियुक्ति कर देगा। तो देखा जाए तो बात भी सही थी। राष्ट्रपति का मतलब कौन होता है यहाँ पे, मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री जिसका नाम लेगा वो न्यायाधीश बन जाएगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों मिलकर मतलब भारतीय न्यायपालिका की नियुक्ति कर देंगे। तो ये तो फिर शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है भाई, साफ साफ सेपरेशन ऑफ पावर का। अभी आप वो टर्म सही समझ में आएगी नहीं आपकी। 93 में मामला गया और इस मामले को बोला गया सेकंड जजेज केस। ठीक, दूसरा सेकंड जजेज केस। ये केस इंटरेस्टिंग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपने पहले वाले नहीं ये तो हमने भूल में बोल दिया भाई, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, राष्ट्रपति सलाह तो लेंगे ही, परामर्श तो किसे करेंगे, परामर्श तो करेंगे मुख्य न्यायाधीश से। पर अब मुख्य न्यायाधीश अकेला परामर्श नहीं देगा, उसको कम से कम 2 सीनियर न्यायाधीश से कंसल्ट करके, और ये तीनों लोग परामर्श करेंगे और उसके बाद में किसको सलाह देंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? इस जो सिस्टम है इसको बोला गया कॉलेजियम। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा, भारत में कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना कब हुई, 1993। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, रिपीट करूँ पीछे। इस केस में कहा, पहले लिखा था कि राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे परामर्श लेकर, किससे परामर्श, सलट गया मामला। अब मामला किस में गया, सुप्रीम कोर्ट में, पूछने के लिए कि क्या है ये मामला। लेके कौन गया, SP गुप्ता। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यस, जो हमने पहले बात कही थी वो ठीक है, अर्थात जो संविधान में लिखा गया ठीक है, केवल परामर्श का मतलब केवल परामर्श। मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में गया 1993 में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम इंडियन। 2 सेकंड जज केस या सेकंड जजेज केस के नाम से बोला गया। इसमें कहा कि राष्ट्रपति जब परामर्श लेंगे वो ठीक है, परामर्श ले लेंगे, पर अकेला मुख्य न्यायाधीश परामर्श नहीं देगा। यहाँ तो अकेला लिखा गया था कि 2 और न्यायाधीश साथ में होंगे मुख्य न्यायाधीश के, तीनों मिलकर राष्ट्रपति को कहेंगे अब इसको नियुक्त करो आप। बात समझ में आ गई, ठीक। इसी को क्या बोला गया, ये बात समझ में आ गई, आगे समझते हैं। अब बात आई लास्ट केस 1998। अब शायद आपके पता नहीं हो, बात समझ नहीं, आर्टिकल 143 में कुछ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह ले सकता है, कुछ मामले के बारे में पूछना हो तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इनके लगा हुआ था कि यार पूछते हैं कि अभी क्लियर नहीं किया कि परामर्श बाध्य होगा कि नहीं होगा, तो इसकी उछलकूद मची हुई थी। तो इन्होंने कहा राष्ट्रपति जी को कि यार पूछो ना सुप्रीम कोर्ट से आप कि ये जो सलाह लेते हैं ये बाध्य है कि नहीं है, ये पूछ लो आप, क्या जा रहा आपने। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ भी थोड़ा सा आदर में ही तो छोड़ दिया कि परामर्श लेंगे, 2 न्यायाधीश मिलकर देंगे। अब राष्ट्रपति तो असल में पावर तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने कहा राष्ट्रपति जी को कि आप पूछो सुप्रीम कोर्ट से 143 अनुच्छेद का हवाला लेकर। थोड़ा सा बताऊंगा अभी 143 के बारे में भी आपको। 5 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ के फिर सलाह देती है राष्ट्रपति को, अगर 143 के तहत कोई सलाह ली जाए तो। बाकी पूछ लेते हैं क्या जा रहा है। अभी 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 कौन की योग्यता पेपर तो गई नहीं ना, अभी करते हैं आपको पूरा, है ना। ये जैसे 124 पूरा करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा तय। मैं आपको चाह रहा हूँ कि लिखाने को डायरेक्ट आपको कॉलेजियम बता देता, पर आप थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं बताऊँगा आगे क्या योग्यता होगी, उसमें अपन करेंगे।
कौन होगा ये भी कुछ नहीं लिखा गया है साहब, सब इसकी बात भी करते हैं। मामला वापस कब का, 1900, और क्या कहा कि पूछो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट उस टाइम में खूब मूड में था, उसने क्या कहा देखिए सुनिए ध्यान से। पहली बात तो ये कि एक जो मुख्य न्यायाधीश और ये 2 लोग सलाह देते हैं ये नहीं देंगे, अब 1+4 देंगे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश मिलकर सलाह देंगे। और अगर राष्ट्रपति को सलाह दी है तो अब एक बात और सुन लो, एक बार तो राष्ट्रपति भेज देगा पुनर्विचार के लिए, पर दोबारा अगर इन्होंने उसी नाम की मोहर लगाई है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। अब कहा राष्ट्रपति की अब खालो खोटा इनके पास आके इन्होंने तो हार्ड और बना दिया। ये चाह रहे थे कि ऐसा कह देगा न्यायपालिका की नहीं कोई जरूरत नहीं है, अभी 2 की भी हो गया उल्टा। समझ रहे हैं आप इसको? देखिए पहली बार संविधान में लिखा था कि राष्ट्रपति, अब इसको समझे, प्लस परामर्श से कर लेंगे। 78 में क्या कह दिया कि जो परामर्श है वो परामर्श ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई 93 की, तो कहा कि 1 नहीं 1+2 परामर्श देंगे। अब बात आई 1998 में, अब इनके खुद की खुजली और की थी पूछने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन लो, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था कि 1+4 और माननी पड़ेगी, एक बार भेज सकते हो पुनर्विचार के लिए। आज ये सिस्टम है। थोड़ी सी कहानी और अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ी और कहानी बता दूं। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मदन मोहन पुंछी आयोग, जिसका नाम सुना होगा आपने, मदन मोहन पुंछी आयोग, पुंछी आयोग का गठन किया। समझिए आप इसको, पुंछी आयोग, पुंछी कमीशन। इस पुंछी आयोग ने कहा कि यार ये सिस्टम गलत है, देखो एक कोई अलग ही बॉडी होनी चाहिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। समझ में आ गया क्या मैं बोल रहा हूं? इस सिस्टम को खत्म कर दो, पुंछी आयोग ने कहा। इसकी जगह कोई नया सिस्टम क्रिएट करो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए। ठीक, तो मित्रों कर देते, मोदी जी ने 99वां संविधान संशोधन पारित करो, 99वां संविधान संशोधन, और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक एनजे लेकर आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस पर सेपरेट 1 घंटा लगेगा, इस पर बात करेंगे नहीं क्योंकि इसको डिलीट हो गया आजकल। ये वापस बोलता हूं मैं, भाई ये सिस्टम चल रहा था 1998-99 की तो बात है। 2002 में एक आयोग बना, मदन मोहन पुंछी संविधान समीक्षा आयोग बना, पुंछी आयोग। इसने कहा कि इसको खत्म करो, कोई नया आयोग बनाओ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। और मोदी सरकार ने 99वां संविधान संशोधन कर दिया और एक आयोग बना दिया, उसका नाम ये था। न्यायपालिका ने कहा कि नहीं भाई, हमारा जो चल रहा है ना पहले का सिस्टम वही चलाएंगे। इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो अभी वर्तमान में सिस्टम क्या चल रहा है, कॉलेज में। बात समझ में? यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे 2-3। पहला क्वेश्चन सुन लो, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या राष्ट्रपति अकेले करते हैं? तो +4 अन्य न्यायाधीशों से, 4 अन्य न्यायाधीशों को और मुख्य न्यायाधीश को कंबाइन रूप से क्या बोला जाता है? कॉलेजियम। कब कॉलेजियम आया? क्या 93 में कॉलेजियम आया? उस टाइम में इतने ही थे क्या, कम ज़्यादा थे? कितने थे? 1+2 3 थे। और 1950 से लेकर 78 तक नियुक्ति कैसे होती थी? राष्ट्रपति और परामर्श देता था। परामर्श को यूं मान लो कि बाध्य कब बना दिया? 1998 में, है ना। वहाँ पे क्या कह दिया कि अब माननी पड़ेगी भाई, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। वर्तमान में भी यही सिस्टम चल रहा है। तो नियुक्ति समझ में आ गई आपके? अब ये बात तो अपन ने किसकी नियुक्ति के बारे में की है? अब आपके मुख्य न्यायाधीश की 1 मिनट लगेगी इसमें। समझ में आ रहा है? मेरा ही रिवीजन हो रहा है। अरे ठीक है। अब देखिए, ऐसा ही पेज मुख्य न्यायाधीश में पड़ा। यहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बस राष्ट्रपति करेंगे, इतना ही है। अब किस आधार पर करेंगे? तो भाई ये परंपरा समझ लो कि सीनियर जो, भाई यही बात भी बनती है कि यहाँ पे कोई दीपक जलाना, तो अपन में से सबसे सीनियर होगा उसे जलवा लेंगे लाकर। परंपरा भी यही कहती है, परंपरा भी। तो 50 से लेकर 73 तक क्या परंपरा थी कि जो न्यायाधीश होंगे उसमें वरिष्ठ को, ये सारा नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो मैं दूंगा आपको ना, चिंता न करें, समझ लीजिए।
1950 से लेकर 73 तक क्या लिखा हुआ था, मतलब क्या सिस्टम चला? वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा, बनाएगा कौन, उसको नियुक्ति कौन करेगा उसकी भी। अब ध्यान से समझे, मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी, राष्ट्रपति तो उनकी करता जिनको कौन बोलता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कैसे किसी की नियुक्ति कर देंगे अकेले? भाई बिना मंत्रिपरिषद की सिफारिश के राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते, पता है आपको इस बात का? 50 से लेकर 73 तक ये सिस्टम था, क्या नियुक्ति करेंगे मुख्य न्यायाधीश की, किस आधार पर? अब सुनना, 1973 पर चलते हैं। उस टाइम में सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तेहत्तर का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। वहां पे पता है ना आपको, 73 में केशवानंद भारती केस हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती। इस दिन भारत में पंचायती राज भी लागू हुआ, इसी 24 अप्रैल को होता है। और सचिन तेंदुलकर का हैप्पी बर्थडे भी 24 अप्रैल को ही आता है। और इसके अगले दिन ये जो निर्णय सुनाया था, उसके मुख्य न्यायाधीश थे एम सिकरी। वो रिटायर्ड हो गए। ध्यान से सुनना है, कहानी इंटरेस्टिंग है। सिकरी मुख्य न्यायाधीश थे, यूं मान लो 24 अप्रैल 73 की बात करते हैं। सिकरी, दूसरे नंबर पे थे हेगड़े, तीसरे पर थे सेलेट, चौथे पे थे ग्रोवर और पांचवे थे एनरे। समझ रहे हैं ना आप? इंटरेस्टिंग, मतलब इसका पूरा पर्पज ये है कि आपको कुछ समझ में आए। सेलेट सलाद को नहीं, उनका नाम ही सेलेट था ऐसा। 73 में ये सिस्टम था। और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम में? फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे। न्यायपालिका वाला बता दिया मैंने आपको। इसके अगले दिन ये साहब रिटायर हो गए, इनका टाइम पूरा हो गया। ठीक, अब नियम तो क्या कहता है, ये बने भाई। अब ये भी है कि ये मान लो सक्षम नहीं है, थोड़े ऐसे है, तो इनको बना दो। इंदिरा गांधी ने कहा ना, चूंकि अब ये भी इंटरेस्टिंग है, क्यों इसकी लंबी कहानी, उस पर बात नहीं करेंगे। एन रे, ये इन तीनों ने जब केशवानंद भारती फैसला आया उसमें विपक्ष में वोट दिया, पक्ष में चौथे नंबर वोट किसने दिया? एन रे ने। तो इंदिरा गांधी ने कहा ये अपने आदमी तो काम के, अगर ये ने मुख्य न्यायाधीश बन गए तो अपन को निपटा लेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि देखो सुनो राष्ट्रपति जी को, इसको भी नहीं बनाना है, इसको भी नहीं बनाना है, इसको मुख्य न्यायाधीश बनाओ। यार बवाल मच जाएगा। उन्होंने कहा कि मचने दो, बवाल ही मचते आए अभी तक, एक और मच जाएगा, क्या हो गया? सीकरी साहब रिटायर होने के बाद में हेगड़े, सेलेट, ग्रोवर सबको सुपरसीड करते हुए और एन रे को क्या बना दिया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया। परंपरा टूट गई, पहली बार परंपरा का उल्लंघन हुआ। कोई बात नहीं, होने दो। एन रे साहब 1978 में, अब एन रे साहब मुख्य न्यायाधीश थे, 1978 तक चलते हैं, बीच में क्यों? एन रे के बाद में नंबर था हंसराज खन्ना, और तीसरे नंबर पर थे MOU बेग। जब ये साहब रिटायर होने वाले थे एन रे, तब एन रे साहब रिटायर हो गए, तो नंबर किसका आना चाहिए? हंसराज खन्ना का। ये इंदिरा गांधी के धुर विरोधी। इंदिरा गांधी ने कहा ना, इनको हटाओ, बेग साहब को बढ़ाओ। तो दूसरी बार परंपरा का उल्लंघन कब हुआ? 1978 में। पहले एन रे साहब को बनाया और फिर MOU बेग को बना दिया। तो दोनों बार परंपरा का क्या कर दिया गया? उल्लंघन कर दिया गया। अब समझिए, उसके बाद कभी इस परंपरा का उल्लंघन हुआ नहीं। वर्तमान में क्या सिस्टम है? वर्तमान में अगर आप एग्जाम में नहीं आएगा, वर्तमान में जो सिस्टम उसका नाम है MOP। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। परीक्षा में नहीं पूछेगा, एग्जामिनर यहां तक नहीं जा सकता। मेमोरेंडम
ऑफ प्रोसीजर, ये एमओपी सिस्टम है वर्तमान में डेवलप किया है। इसमें यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब रिटायर होने वाला होगा, तब रिटायर होने के 1-2 महीने पहले ही सबसे सीनियर मुख्य न्यायाधीश का नाम राष्ट्रपति साहब को भेज देगा, साहब इनको आप मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दो। तो वर्तमान में क्या सिस्टम है, वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। मैंने पूरी कहानी बता दी आपको। है लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या? ठीक है भाई, एक तरीका इसका यह भी था कि मैं आपको यह बता देता कि कॉलेजियम का के आधार पर 1993 में बने, पर वो शायद पकड़ नहीं पाते आप। फिर भी चलो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, मैंने तो खूब शॉर्ट करके बताया इसको, है हाँ, ये जल्दी में निपट जाएगा ऐसे। पर अगर फिर भी नहीं, देखो मेरी बात सुनो भाई, अपने क्लास का तो वो कुछ है नहीं ऐसा पर्पज, तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे अपन वैसा कर लेंगे। हाँ, इसको मैंने जितना था उससे 40% तक तो कम कर दिया है, इससे भी मैं और कम करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? क्योंकि है चलने दें, देखो थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा मैनेज कर, है ना? तो अपने नियुक्ति निपट गई। अब बात करते हैं कार्यकाल की। अब ये छोटे छोटे हैं, 1 मिनट के कार्यकाल। नहीं मैंने क्या, क्योंकि आप तो यार हिंदी के वो हैं तो आपको तो ये बहुत ज़्यादा है, पर ये बहुत कम बताया है, ये 40% तक ये बताया है। इसमें ना आप ये क्लास को बंद करके मैं आपको बताऊंगा ये रिकॉर्ड, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 20-25 मिनट लगे, टॉपिक सेट बताऊंगा जरूर, इंटरेस्टिंग है। हाँ, कार्यकाल, क्योंकि भारत में जो मूल ढांचे की उदाहरण आई थी केशवानंद भारती से आई थी, उसमें संसद को ड्रॉबैक, संसद को पीछे की संगना पड़ा था, न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, वो बताऊंगा आपको। हाँ मैं समझाऊंगा, इंटरेस्टिंग है। तो कार्यकाल तो आपको पता ही है कितना होता है। अब क्वेश्चन है कि कार्यकाल कितना होगा, कोई 6 वर्ष नहीं होता है। यस, आपको याद रखना कि इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट है, न कि कार्यकाल है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो 65 है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं, एग्जामिनर फंसा सकता है। तो बस इतना याद रखना, कार्यकाल नहीं है तो क्या है, देन व्हाट, तब क्या है, सेवानिवृत्ति आयु है, ये कार्यकाल थोड़ी हुआ। तो एज ऑफ रिटायरमेंट है, सेवा निवृत्ति आयु है। बात समझ में आ गई क्या? अर्थात कार्यकाल नहीं हो कि क्या लिखा हुआ, इनकी सेवानिवृत्ति आयु लिखा हुआ है। और ये भी आप याद रखिए कि सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में कितनी है, 65 है। और इसको कौन बढ़ा सकता है, संसद बढ़ाएगी। कौन बढ़ा सकती है? क्या संविधान में संशोधन होगा क्या? नहीं, संविधान में संशोधन नहीं होगा। अभी थोड़े दिनों पहले जो अभी मुख्य न्यायाधीश, उनसे पहले वाले मुख्य न्यायाधीश ने, शायद दीपक मिश्रा जी के पहले, प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा था इस आयु को बढ़ाने के लिए कि इस 65 को थोड़ा सा आगे 67-68 कर दीजिए, ताकि और मामले लंबित कम हो, मामलों की सुनवाई तीव्र गति से हो जाए। अभी इसको बढ़ाया नहीं है, बढ़ जाएंगे थोड़े बहुत दिनों में शायद। तो वर्तमान में कितनी एज है, 65, एज ऑफ रिटायरमेंट 65 साल लिखा गया है। और इसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास में, संसद के पास में। बात समझ में आ गई क्या? पहले ये कम थी, 15वें संविधान संशोधन के बाद में इसको बढ़ाकर अभी 65 साल कर दिया। इतना याद रखेंगे आप लोग, इतना ही लिखा गया है बस कार्यकाल के बारे में। ठीक, ये अपना कार्यकाल हो गया, नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया। योग्यता पर बात कर लेते हैं इनकी। ठीक, ये ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ये थोड़े छोटे छोटे ही हैं। अब इसमें कुछ 2-4 चीज़ें और है, पर वो आपके एग्जाम के रिलेटेड है नहीं, तो उसको मैं स्किप करके लिखवा रहा हूँ आगे। इसके बाद में अपन किस पर बात करेंगे, योग्यता पर। योग्यता, पहली योग्यता क्या है? अब पिछली क्लास में अपने बात करी थी, भारत का नागरिक होगा, मूल भारत का नागरिक होगा, भारत में जन्मा नागरिक होगा। तीनों टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होगी ना? बात करी थी अपने इसमें तो ठीक विस्तार से। तो भारत का नागरिक ही लिखा गया है। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, एक योग्यता तो यो है, इसके अलावा एक और है बस, आप इसको समझ, दिवालिया पागल ये नहीं लिखा गया है।
ये आप ध्यान रहे, मैंने पिछली बार में आपके ये जबान पे चढ़ गए नाम, भारत का नागरिक पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो, तीनों अपने जबान पे चढ़ी हुए हैं और असल में तीनों ही नहीं है यहाँ पे। भारत का नागरिक तो है पर बाकी और नहीं है। इसके अलावा एक योग्यता और है, या तो ये तो है, और दूसरी योग्यता क्या है, 10 वर्ष तक, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स, समझ गए ना भाई। हो सकता है कि एक उच्च न्यायालय में नहीं रहा हो, 2 उच्च न्यायालय में 5-5 साल किया हो, 3 में 3-3 साल किया हो, 4 में किया हो, 10 उच्च न्यायालय में 1 साल काम किया हो, पर उच्च न्यायालय में वकील होना जरूरी है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। ठीक, एक चीज और समझा देता हूं, एक स्पष्टीकरण लिखा गया है संविधान में, बहुत ज्यादा हो जाएगा पर समझ लो कि पहले जो फेडरल कोर्ट था, मैंने बताया ना, और फेडरल कोर्ट से पहले हाई कोर्ट चल रहे थे। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो, ये तो बात 1947-48 में भी लागू थी, 50 में भी लागू थी, आज भी लागू है। तो मान लो कोई व्यक्ति है जो 1935 से लेकर 1945 तक किसी फेडरल कोर्ट में वकील रहा, वकील का काम किया उसने फेडरल कोर्ट, उच्च न्यायालय में या किसी अन्य हाई कोर्ट में, और फिर 47 में देश आज़ाद हो गया। अब 50 में वो आदमी क्या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है क्या? ये मान लेंगे क्या है कि फेडरल कोर्ट में रहा हुआ है, मान लेंगे, ये आप ध्यान रहे आपको इस बात का। अर्थात अच्छा, इसके वापड़े की क्या गलती है, वो कहेगा साहब मैंने तो वकील तो रहा हूँ, मैं तो फेडरल कोर्ट में मान लो मैं तो रहा हूँ। ध्यान रहे, प्लस हो सकता है कि कोई उच्च न्यायालय में किसी न्यायिक अधिकारी के पद पर रहा हो, जुडिशियल ऑफिसर, ये भी संविधान में लिखा गया है, उसको भी मान लिया जाएगा। समझ गए ना आप? में कंफ्यूज मत होना। हाई कोर्ट का मतलब केवल हाई कोर्ट नहीं, यहाँ पे फेडरल कोर्ट भी है या अन्य हाई कोर्ट भी है जो आज़ादी से पहले काम कर रहे थे। समझ में आ गया? ये 2 योग्यता है। इसके बाद में या लिखा हुआ, या तो या का मतलब क्या समझेंगे? अथवा 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। मुख्य न्यायाधीश नहीं, एग्जामिनर आपको वहां पे गच्चा दे देगा, और अपन वहां पे एग्जाम में दिमाग लगाते हैं कि यार मुख्य न्यायाधीश ही तो जाएगा वहां पे, ना, ओनली जज, न्यायाधीश। तो 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, या ये एक तो जरूरी है। इसके अलावा किसी में भी आप इस कितने भी हाई कोर्ट्स में, ठीक, हाँ, इनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं आर्टिकल 222 के तहत, भेजते रहते हैं अलग अलग जगह। क्या लिखा हुआ राष्ट्रपति की नज़र में, ये इंटरेस्टिंग है, कानून का जानकार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 126 में सीखेंगे कैसे, मतलब मैं अगर राष्ट्रपति जी चाहे मेहरबानी हो जाए तो मैं कल भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सोच के देखिए, क्यों? इसकी 2-3 बातें देखिए। अब ये हो सकता है कि समझ में आपके नहीं आए, इसकी 2-3 बातें इसकी, आप इसको ऐसे समझें कि कहीं भी न्यूनतम उम्र नहीं लिखी गई है। पहली बात तो न्यूनतम उम्र नहीं है, कोई 15 साल का भी बच्चा वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। भाई टेक्निकली ऐसा संभव नहीं है, पर हो ही सकता कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा पैदा हो जाएगी 5 साल में, उसने तो 10वीं पास कर दिया, वो क्लास में जाते ही मास्टर को कहता है सर साइन थीटा कोस थीटा से शुरू करो, मुझे कह के गडेरी तो आ रहे हैं सारे, तो उसको फटाफट डिग्री दी और फिर उसने तो 5 साल में LLB कर लिया और 5 साल जज रह गया, तो 10-10-20 तो 18-20 साल में तो सुप्रीम कोर्ट में बन सकता है। प्लस अब वो मुख्य न्यायाधीश कैसे बन सकता है, इसको भी समझ लो। इंटरेस्टिंग है यार, 126 में ये लिखा गया है कि अगर मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट नहीं हो तो जितने अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। नहीं समझ में आया भाई? ये लिखा गया 126 अनुच्छेद में पढ़ेंगे अपन इसको। टेक्निकली देखो कितना ये बिग जीरो है। यहां पे लिखा गया है कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो 33 है इनमें से कोई भी मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। यहाँ सीनियर मोस्ट नहीं लिखा गया, आप इसको भी ध्यान से समझिए, एग्जामिनर गच्चा दे देगा। इसका मतलब राष्ट्रपति को लगा कि यह आदमी कानून का जानकार है, आप में से किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया सुप्रीम कोर्ट में। अनफॉर्चुनेटली कल मुख्य न्यायाधीश साहब की डेथ हो गई,
कहा कि कल जो नया लड़का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया उसको मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं, तो कल आप मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी एज बैरियर। सोच के देखिए। तो आप समझिए इसको, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, पर अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी को भी इस आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है कि साहब ये कानून का जानकार है। इस आधार पर आज तक 7 या 8 न्यायाधीश, इस आधार पर 7 या 8 न्यायाधीश, अभी एक इंदु मल्होत्रा जी अपने सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, वो इसी कोटे से बनाया उनको। 10 वर्षों तक वो हाई कोर्ट में, सोचो कितनी इंटेलिजेंट होगी वो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट। इस आधार पर 7-8 बने, बाकी सारे इसी आधार पर बनते हैं, इस आधार पर कोई भी नहीं बना हुआ है। तो कितनी योग्यता होनी चाहिए? देयर आर 2 क्वालिफिकेशन, 2। पहली, भारत का नागरिक, इन 3 में से कोई एक। समझ में आ गया? इसलिए 4-5 योग्यता नहीं है। कितनी योग्यताएं हैं? केवल 2 योग्यता। पहली नागरिक, दूसरी ये होगी योग्यता। समझ गए ना? कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ से? न्यूनतम उम्र याद रखिए, अर्थात देयर आर नो मिनिमम एज, एज नहीं है कोई भी, न्यूनतम का नहीं है, न्यूनतम एज नहीं है। योग्यता को लेकर कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे परीक्षा में। चाहे वो फेडरल कोर्ट में भी न्यायाधीश रहा हो, मान लिया जाएगा, हाई कोर्ट्स में लगातार रहा हो, कई हाई कोर्ट्स में रहा हुआ हो, एक हाई कोर्ट में रहा हो, वकील रहा हो, जज रहा हो, राष्ट्रीय कानून नज़र में कानून का ज्ञाता हो, और न्यूनतम उम्र तो कुछ लिखी ही नहीं है। क्लियर? यहाँ तक कितनी बातें कर ली अभी तक? पहली नियुक्ति, दूसरी, तीसरी योग्यता। आप चौथी कौन सी करेंगे? शपथ। बहुत आसान, 1 मिनट का काम है। फिर आपको ब्रेक दे दूंगा, है ना, 124 करा के 5 मिनट का। शपथ, तो शपथ तो 1 मिनट का काम है। शपथ में यह लिखा गया है कि पहले कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो शपथ है इसका जो प्रारूप है, शपथ ध्यान से समझिए, शपथ का जो प्रारूप है वो संविधान की 3री अनुसूची में याद रह जाएगा। शपथ कौन दिलाएंगे इनको? और जो शपथ का फॉर्मेट लिखा हो, कहाँ पे लिखा हो? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्लस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्लस सीएजी, इन सब के लिए शपथ का प्रारूप एक ही है। याद रहेगा, समझ में? अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखा हुआ है, और सीएजी हो, नियंत्रक व माल्यका परीक्षक, इन सब के लिए शपथ का एक ही प्रारूप लिखा गया। ऐसे उसको स्लेश बोलते हैं कि ऐसे लगा के, मैं न्यायाधीश स्लेश मुख्य न्यायाधीश स्लेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश स्लेश सीएजी। एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर सीख पाओ तो, कि शपथ के साथ में प्रतिज्ञान शब्द भी जुड़ा हुआ है। पिछली बार बता दिया था आपको, बताते। प्रतिज्ञान ये लिखा गया कि या तो न्यायाधीश शपथ लेंगे या न्यायाधीश प्रतिज्ञान करेंगे, दोनों बातें लिखी गई हैं। देखिए, शपथ का मतलब होता है कि कोई भी ईश्वर में जो आस्था रखता हो, मैं अमुक ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं कि मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा। अब कोई कहे साहब मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूं और मैं ईश्वर का नाम भी नहीं लूंगा, तो फिर मेरे लिए क्या है? मेरे लिए प्रतिज्ञान है। प्रतिज्ञान, अफर्मेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अफर्मेशन, कि मैं अमुक शपथ लेता हूं कि फलाना फलाना ये हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? चलिए, तो प्रारूप कहां पे लिखा गया है? 3री अनुसूची में। शपथ के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिज्ञान जुड़ा हुआ है।
कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति। और साथ में क्या लिखा गया है? शपथ का प्रारूप बता दिया। इन सब का शपथ का प्रारूप एक जगह लिखा गया है। कितनी बातें अपन ने कर ली? कौन कौन सी? नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ और योग्यता। और क्या बचा है? हटाना, ठीक, रिमूवल। यहां तक तो पल्ले पड़ गया क्या? रिवीजन करें? हाँ सी बताया था। इसको देख लो एक बार, पल्ले पड़ रहा होगा। ठीक,